तो आपने एक आई थिंक ब्लड टेस्ट की बात करी थी. इज दैट द ओनली टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ लूपस, और कोई टेस्ट नहीं, होते हैं तो लूपस के? हाँ, ये हमेशा, यस, सॉरी, यस गो मैम, अहेड. तो बेसिकली लूपस लूपस इज नॉट, इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में मैं पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ हर कुछ चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, सब कुछ ग्रे होता है. तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारा एएनए पॉजिटिव है, हमें लूपस तो नहीं. हम्म. प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती है जो नॉर्मल आदमी में भी पॉजिटिव आ सकती है. तो हम्म. लूपस में हम एएनए पॉजिटिव देखते हैं, हम एएनए ब्लॉट देखते हैं, हम बहुत सारी रिपोर्ट्स कराते हैं. तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ ये कंप्लीट पिक्चर है, उसमें से एक सीन है कि आपकी तकलीफ क्या है, दूसरा सीन है कि रिपोर्ट्स क्या है, और तीसरा सीन है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है. जब तक ये सब मिला के हम देख नहीं लेते, हम्म. हम लूपस नहीं कह सकते. यस, लूपस पेशेंट्स में एएनए यूजुअली पॉजिटिव होगा. एएनए नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है, एक हम्म. एएनए प्रोफाइल होती है जिसमें 17 से 18 एंटीबॉडीज आती है. जब आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून एक्टिवेशन होता है तो कुछ एंटीबॉडीज डिटेक्ट होने लगती है ब्लड में, वो भी हम डिटेक्ट करते हैं. बट हम्म. किसी भी टेस्ट का अपने आप में कोई भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है. अगर रूमेटोलॉजिस्ट कहता है कि लूपस नहीं है तो वो सही होगा, क्योंकि वो आपके क्लिनिकल सिम्टम्स और रिपोर्ट्स को मैच कर रहा है. तो मैं पेशेंट को हमेशा कहता हूँ एक रिपोर्ट देके डरिए मत, सब रिपोर्ट्स को मिला के अपने डॉक्टर को डिसीजन लेने दीजिए. हम्म. डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स के साथ अगर मैच हो रहा है तो ही इसे लूपस कहेंगे. जी. तो कोई एक टेस्ट नहीं है, ये मेरा सबसे मेन एम है पेशेंट्स को कहने के लिए कि किसी एक टेस्ट टेस्ट से आप नहीं कह सकते कि मेरा लूपस बढ़ गया है, घट गया है, या मुझे लूपस है कि नहीं है. सब कुछ मिला के देखना है. ओके. ओके. और ये जो लूपस आपका एक बार डायग्नोस हो गया तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? आप उसका उसका इलाज क्या है? तो जब भी लूपस डायग्नोस होता है, हम पेशेंट्स को एटलीस्ट, तो बेसिकली लूपस पेशेंट्स को हम माइनर और मेजर ऑर्गन में डालते हैं, और ये भी देखते हैं कि बेसिकली लूपस कितनी तीव्रता से अफेक्ट कर रहा है. तो अगर स्किन बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, जॉइंट बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, या हम्म. फिर कोई ऑर्गन, जैसे अगर आंखों पे सीवियर इन्वॉल्वमेंट है और मसल्स पे बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है, पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन है, उठ नहीं पा रहा है, तो फिर हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा इंटेंस होगा. और अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, माइल्ड जॉइंट पेन है, माइल्ड रैशेस है, तो हम थोड़ा ट्रीटमेंट कम इंटेंसिटी से करेंगे. तो हम ट्रीटमेंट यूज क्या करते हैं, हम्म. इसमें बहुत बार हम यूज करते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसे अमूमन इंडियन भाषा में पेन किलर कहा जाता है. बट ये गलत फहमी है कि कॉम्बी स्लैम या ऐसा कोई भी ड्रग, सॉरी फॉर टेकिंग द ब्रांड नेम, बट ऐसा कोई भी ड्रग सिर्फ पेन किलर है. ये अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करके, सूजन कम करके अंगों को डैमेज होने से बचाता है. राइट. ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये हम ज्यादा दिन तक यूज नहीं करते हैं. स्टीरॉयड हम यूज करते हैं पर जितने कम समय के लिए हो सके. अगर बहुत ज्यादा ऑर्गन पे इन्वॉल्वमेंट है तो स्टीरॉयड सबसे फास्ट होता है, सबसे चीप होता है, और सबसे जल्दी इफेक्ट करता है. इसलिए बहुत बार हमें स्टार्टिंग में बहुत हाई डोसेज में भी स्टीरॉयड यूज करने पड़ते हैं. हम्म. लेकिन हम इन दो चीजों के अलावा डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, डिजीज का स्वरूप बदलने वाली दवाई, डिजीज को कंट्रोल करने वाली दवाई ऐसी यूज करते हैं जो हमारी स्टीरॉइड्स की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल ना के बराबर कर देती है. आजकल लूपस में इतने एडवांसमेंट हो गए हैं कि हम स्टीरॉइड बहुत कम यूज करते हैं. हाँ, सीरियस पेशेंट में हमें थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ता है, बट आजकल इतने अच्छे एडवांसमेंट हो गए हैं कि हम कुछ इंजेक्शन फटाफट दे देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट फटाफट देते हैं. जैसे माइकोफिनोलेट करके एक दवाई आती है, जैसे साइक्लोस्पोरिन करके एक दवाई आती है, जैसे रिटुक्सीमैब करके एक इंजेक्शन आता है, जिससे स्टीरॉइड की रिक्वायरमेंट तुरंत कम हो जाए. तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा स्टीरॉइड और साथ में डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग, धीरे धीरे स्टीरॉइड को कम करके डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग पे पेशेंट को कंट्रोल किया जाता है. ऐसा क्यों करते हैं? स्टार्टिंग में इसका अगर एग्जांपल दूं तो लोहा गर्म होता है तो हम हथौड़ा मारते हैं, तो स्टीरॉइड एक हथौड़े की तरह है. और शेप आने के बाद मेंटेनेंस हम उन दवाई से करते हैं जो हम लॉन्ग टर्म दे सकते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, माइकोफिनोलेट, रिटुक्सीमैब, अजाथायोप्रिन, मिथोट्रेक्सेट करके दवाई है. एक और दवाई है जिसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कहते हैं, जो OXCQ या HCQ नाम से मार्केट में काफी कॉमनली पाई जाती है. जी. लगभग हर लूपस का पेशेंट उस दवाई पे होगा, क्योंकि रिसर्च से ये पाया गया है कि उस दवाई के बहुत सारे फायदे हैं.
वो ल्यूपस में कंट्रोल करने में, ल्यूपस को बढ़ने से रोकने में, ल्यूपस में ऑर्गन डैमेज होने से, ल्यूपस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, ल्यूपस में डायबिटीज ना होने से, बहुत सारी चीजों से बचाने में हमें मदद करता है। और उसका हार्ट पे भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट पाया गया है। तो इन सब चीजों के लिए भी वो यूज होता है। तो यूजुअली हर ल्यूपस पेशेंट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या एचसीक्यू नाम की गोली तो जरूर चलेगी। उसके साथ डिपेंडिंग उनकी सीवियरिटी के कभी स्टीरॉयड यूज करेंगे, कभी कुछ दूसरी दवाई यूज करेंगे। बट याद ये जरूर रखिएगा, ये मत मैसेज लेके जाइएगा कि हम सिर्फ स्टीरॉयड यूज करते हैं। एक रूमेटोलॉजिस्ट हमेशा स्टीरॉयड बंद करने की सोचेगा, बट कभी कभी जान या अंग बचाने के लिए स्टीरॉयड का प्रयोग स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, और लो डोज में शायद हम उसको चालू भी रख सकते हैं। तो कुल मिला के हमें ऐसी दवाई देनी है जो स्टीरॉयड बंद करके हम ल्यूपस को कंट्रोल में ला सकें। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन होता है स्टेरॉयड और डिजीज मॉडिफाइंग DMARD, और बाद में आप कहते हो कि DMARD कंटिन्यू होती है, ये क्या लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन होती है? क्योंकि कई बार पेशेंट समझते हैं कि अब हमको ठीक लग रहा है, तो जब हमें ठीक लग रहा है तो हम दवाई बंद कर सकते हैं कि उसको कंटिन्यू करनी पड़ती है? तो बेसिकली हमारे पास बहुत तरह के लूपस पेशेंट्स आते हैं। अराउंड 80% लूपस पेशेंट्स में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है। लूपस डिजीज साइलेंट नहीं होता है। प्रॉब्लम है कि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है। बट मैं पेशेंट्स को हमेशा समझाता हूँ, जितने भी आप कॉम्प्लेक्स डिजीजेस लोगे, एक दो इन्फेक्शन को छोड़ के और कुछ छोटी मोटी रेयर बीमारियों को छोड़ के, सारी बीमारियां लाइफ लॉन्ग होती है। क्योंकि इनका कोई एक कारण नहीं होता, ये अचानक स्टार्ट होती है और यूजुअली लाइफ लॉन्ग रहती है। तो लूपस भी एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। बट दवाइयां लाइफ लॉन्ग रहेगी कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है जिसका मैं यूजुअली पेशेंट को बोलता हूँ कि अगर आप ठीक रहेंगे तो हम दवाई कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत सारे पेशेंट्स में हम एचसीक्यूएस कभी बंद करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि उसके फायदे बहुत है और नुकसान ना के बराबर है। बहुत लोग डर जाते हैं कि एचसीक्यूएस से आंख की प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है। एचसीक्यूएस की रिसर्च अभी इतनी अच्छी है कि अब आंख की प्रॉब्लम उतनी कॉमनली नहीं पाई जाती, क्योंकि हमने डोजेस उसके बहुत कम कर दिए हैं और हम यूजुअली आई मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो उससे डरिएगा मत कि आपके डॉक्टर ने आई मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। तो हम जो भी दवाई देते हैं, भले वो लाइफ लॉन्ग है कि नहीं वो कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दवाई हम डेफिनेटली कम करने की कोशिश करते हैं। कुछ दवाई लाइफ लॉन्ग चल भी सकती है, पर हमारे पास 10% लूपस पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम बहुत बार दवाई बंद कर पाते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग बंद नहीं करेंगे। रिसेंटली राइट। अभी मैंने लूपस की पेशेंट को देखा था जिसमें मैंने दवाई बंद की है, लेकिन हमने उसको कहा है कि आप 6 महीने में मॉनिटरिंग करते रहिए। लेकिन ये फॉल्स होप भी मत लेके जाइएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि अराउंड 90% लोगों में कुछ ना कुछ दवाई हमेशा चलेगी। आपका एम ये रहना चाहिए कि आपके स्टीरॉइड बंद हो जाए, आपकी दवाई कम से कम हो जाए, और आप एक अच्छा जीवन जिए बिना ऑर्गन डैमेज के। सबसे बड़ी गलती ल्यूपस पेशेंट जो करते हैं, जैसा आपने अपर्णा जी बहुत प्रॉपरली पूछा वो सवाल, लोग ये सोचते हैं कि हम ठीक हो गए और वो दवाई बंद करके आते हैं और फिर उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जिस स्टेज पे वो आए थे। मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल दूंगा। एक लड़की थी जिसको ऑलमोस्ट शी इज जस्ट 22, जिसको ऑलमोस्ट 6 साल से लूपस है। उन्होंने 3 साल बहुत अच्छे से दवाई ली। उनको स्टार्टिंग में ही हार्ट और किडनी पे असर था और ऑलमोस्ट जानलेवा कंडीशन में पहुंच के बाहर आई थी। उन्होंने सिर्फ 1.5 से 2 महीने अपनी दवाई छोड़ी और एग्जैक्टली वापस सेम हार्ट और किडनी पे इन्वॉल्वमेंट आया। हमारा खर्चा भी ज्यादा लगा, उनके शरीर को नुकसान भी पहुंचा। हम फिर एक ऐसी कंडीशन में गए जहां हमें उनको जान को खतरा हुआ और हमें इतना इंटेंस ट्रीटमेंट करना पड़ा कि उनके साल के 6 महीने सिर्फ हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने में चले गए। अब जाके वो वापस स्टेबल कंडीशन में आई है और उन्होंने मान लिया है कि तौबा तौबा, मैं अभी अपनी दवाई बिना डॉक्टर को पूछे नहीं छोड़ूंगी। जी। तो मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट हमेशा आपकी दवाई कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर दवाई कम करना मुश्किल है। और कुछ लूपस पेशेंट्स बहुत सीरियस होते हैं जिनमें दवाई को कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगेन ये क्वेश्चन का कोई सीधा आंसर नहीं है। डेफिनेटली आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, वो हमेशा आपकी दवाई कम करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उसको जितना कम हो सके करने की कोशिश करेंगे। पर कृपया करके उनके साथ फॉलोअप में बने रहिए, ये मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है। क्योंकि लूपस पेशेंट जब सीरियस होके आता है
तो ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।